शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं शुरुआत। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली में स्थित घर के बाहर लगातार 2 दिन तक फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी थी। इस फायरिंग मामले की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसकी पूरी साजिश विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने रची थी। अब दिल्ली पुलिस को इस केस में कामयाबी मिली है। 2 शूटर्स को गाजियाबाद में ढेर किए जाने के बाद पुलिस ने 2 नाबालिग शूटर्स को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन दोनों अपराधियों ने फायरिंग से पहले दिशा की घर की रेकी की थी। हिरासत में लिए गए आरोपियों ने खुद को नाबालिग बताया है। पुलिस फिलहाल उनके उम्र की जांच कर रही है। ये दोनों जो लड़के हैं ये दावा कर रहे हैं कि वो नाबालिग हैं। हालांकि पुलिस इनकी उम्र को वेरीफाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये जो दोनों लड़के पकड़े हैं ये दिशा पाटनी के घर में रेकी करने में शामिल थे। 9 सितंबर से लेकर ये कई बार गए, 11 सितंबर को भी गए और दिशा पाटनी के घर पर इन लोगों ने रेकी की थी और रेकी करके रिपोर्ट दी थी कि आखिर फायरिंग का सही समय क्या होना चाहिए, घर कहाँ पर है और किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है। ये सारी जो रेकी की रिपोर्ट है ये इन लोगों ने जो मुख्य शूटर थे अरुण और रविंदर उनको दी थी। 12 सितंबर को तड़के 3:45 बजे दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग की गई थी। जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। बरेली कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की राज्य सरकार की नीति को दोहराते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस घटना में शामिल रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया था। इन दोनों का नाम रविंद्र और अरुण था। ये मुठभेड़ दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हुई थी। बुधवार को हुए एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जोर शोर से जुटी थी। पुलिस को उस वक्त इस मामले में बड़ी सफलता मिली जब 9 सितंबर को बरेली के एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज उसके हाथ लगी। इस सीसीटीवी फुटेज में दोनों फरार आरोपी की तस्वीर कैद हो गई थी। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। पिछले 6 महीनों के मामलों को देखें तो कभी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सक्रिय रहने वाले गैंगस्टर अब पश्चिमी यूपी में भी अपने पैर पसारने की कोशिश करने में लगे हैं। रंगदारी वसूलने के लिए बदनाम ये गैंग कई बड़ी हस्तियों को धमकी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के युवाओं को गैंग से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस इनकी हर कोशिश को नाकाम करने में जुट गई है। दरअसल 12 सितंबर की सुबह 3:30 पर यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर अचानक 2 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। बाइक से आए 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके से फरार हो गए थे। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग ने ली थी। गैंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली से मुकेश सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी MNR बिल्डमार्ट के ऑफिस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 45 में गुरुवार रात एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी मच गई।
मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित MNR बिल्ड मार्क के आलिशान दफ्तर पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस हमले में ऑफिस के शीशे चकनाचूर हो गए और परिसर में खड़ी लग्जरी कार को भी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 9:20 पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने ऑफिस का मुख्य गेट फांदकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद से सभी हमलावर फरार हो गए। हम लोग उधर थे सर, जब मैं आया 9 बजे हमको यहाँ फायरिंग हो रही सर पता चला। जब मैं यहाँ आ चुका था तो लोग सर भाग चुके थे। कितने लोग थे? 4-5 लोग सर बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं। हाँ सर, नकाब कुछ पहन रखे थे। यहाँ सर बहुत सर पूरा वो था, यहाँ पे बहुत अफड़ा तफड़ी मची हुई थी उसमें सर। इस बीच गैंगस्टर दीपक नंदाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। नंदल ने दावा किया कि बिल्डर ने उसे पैसे देने से इनकार किया था, इसलिए फायरिंग करवाई गई है। उसने अपनी पोस्ट में गुरुग्राम पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो भी उसके पैसे देने में आनाकानी करेगा उसे इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई फायरिंग के पीछे दीपक नंदल की गैंग है या कोई और इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। साइबर सेल को इस पोस्ट को ट्रेसिंग के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की जांच की जा रही है। ग्लोम्स है ना ये होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। दीपक नंदल हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर पहले भी रंगदारी, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वो लंबे समय से फरार चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग चला रहा है। इससे पहले गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और उनके करीबी रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई थी। पिछले महीने ही राहुल फाजिलपुरिया के दोस्त और मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर भी करीब 25 से 30 राउंड की फायरिंग की गई थी। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच में पता चला है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, दीपक नांदल और सुनील सरधानिया गुरुग्राम में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुरुवार रात एक बार फिर फायरिंग की घटना ने साइबर सिटी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर पुर्तगाल तक अंडरवर्ल्ड का जाल फैलता ही जा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में कारोबारी रोमी और प्रिंस के ऑफिस पर फायरिंग की थी। अब एक बार फिर ये गैंग गोलीबारी की जिम्मेदारी ले रहा है। एक पोस्ट करके फायरिंग का दावा किया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तीन सितंबर को पुर्तगाल में कारोबारी रोमी और प्रिंस की कंपनी पर फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। अब एक बार फिर रोमी और प्रिंस के ठिकानों पर फायरिंग की खबर आई और पिछली बार की तरह इस बार भी ये जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर फिर से फायरिंग करने का दावा किया है। लॉरेंस गैंग से जुड़े रणदीप मलिक की पोस्ट में आखिर क्या लिखा है, जरा उसे सुनिए। आज रोमी किंग और प्रिंस की दुकान पर दूसरी बार फायरिंग हुई। ये फायरिंग मैंने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। रोमी और प्रिंस नशे का बिजनेस कर रहे हैं। सरहद पार वालों ने भी नशे के कारोबार की पुष्टि की। बीच में हमारे पाले हुए कुत्ते भौंक रहे हैं, इन्हें भी जल्द ही मार देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट करके रोमी और प्रिंस के ठिकानों पर दूसरी बार हमले का दावा किया गया है। हालांकि एनडीटीवी इस दावे की पुष्टि नहीं करता। पिछली बार जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी और प्रिंस के दफ्तर में फायरिंग करवाई थी, तब रोमी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर बताया था कि लॉरेंस गैंग उनसे 3 करोड़ रुपए मांग रहा है। 25 अगस्त को मेरे को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है। तो जो एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है तो वो मेरे से 3 करोड़ की डिमांड करते हैं। तो अदरवाइज वो मेरे को थ्रेटन करते हैं भी दे आर गोइंग टू किल मी। तो मैंने आई थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ प्रैंक कॉल, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू पे। तो 2 सितंबर रात को 1:30 बजे हमारे ऑफिस में शूट करके जाते हैं और नेक्स्ट डे से नॉन स्टॉप हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, अभी हम लोग फेक नहीं है, ये है वो है, तो मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। तो आई स्टिल डोंट एग्री टू पे। दूसरी बार फायरिंग करने की जिम्मेदारी जिस शख्स ने ली उसका नाम रणदीप मलिक है। ये कौन है आपको ये भी बताते हैं। रणदीप मलिक हरियाणा का रहने वाला है, एनआईए का वांटेड है। बादशाह के रेस्टोरेंट ब्लास्ट में इसका नाम था।
साथ ही गोल्डी बराड़ के निर्देश पर फायरिंग के केस में शामिल था। लगातार होती इस तरह की घटनाओं से पता चल रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ भारत के अलावा पुर्तगाल तक भी पहुंच गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 2 बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। पुलिस ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन दोनों ऑपरेशन में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता समेत 12 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ पुलिस ने पूरी रात दर्जनों जगहों पर छापेमारी की। करीब 58 जगहों पर आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 7 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, कई लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 1 फॉर्च्यूनर, 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 1 ऑडी कार, 16 पिस्टल और रिवॉल्वर, 69 कारतूस, 4 मैगजीन, 1.36 किलो सोना, 14.60 किलो चांदी, 1 मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू, 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड। पहला ऑपरेशन 15 सितंबर को हुआ, जब दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैंगस्टरों और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में 25 अलग अलग टीमों ने दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। करीब 380 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इस दौरान 19 जगह दिल्ली और 6 जगह हरियाणा में दबिश दी गई। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई में 50 लाख रुपए कैश, करीब 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 1 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और 1 ऑडी कार बरामद किए। इसके अलावा 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी मिली है। पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी से पूछताछ जारी है। पवन उर्फ प्रिंस कपिल सांगवान गैंग का शूटर, हिमांशु उर्फ मच्छी विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा, प्रशांत नंदू गैंग का शूटर 7 मामलों में वांछित, राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत विक्की टक्कर गैंग का गुर्गा, अंकित ढींगरा उर्फ नोनी नंदू गैंग का फाइनेंसर, प्रवीण उर्फ डॉक्टर 25 से ज्यादा मामलों में शामिल। पुलिस का कहना है कि अभियान गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए चलाया गया है। बरामद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है, ताकि उन गैंगस्टरों तक पहुंचा जा सके जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 58 ठिकानों पर छापेमारी की और करोड़ों की नकदी और हथियार बरामद किए। दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान दिल्ली, सोनीपत, सांबला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर दबिश दी गई। छापेमारी का मुख्य लक्ष्य बवाना और उसके गिरोह की आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना था। पुलिस के इस मेगा ऑपरेशन में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। ऑपरेशन में पुलिस ने 36 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रेड में 7 पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 1 बुलेट प्रूफ कार बरामद की गई है। 820 पुलिसकर्मी, 58 जगह रेड, 6 गिरफ्तार, 7 पिस्टल बरामद, 40 जिंदा कारतूस, 1 बुलेट प्रूफ कार। 18 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे जो गैंगस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो बाहर थे, उनके घरों पर इकट्ठा रेड की। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने 39 टीम्स बनाई थी और उसके फलस्वरूप हमें 3 गैंगस्टर्स मिले हैं, 4 हमने वेपन्स रिकवर किए हैं, 21 लाइव कार्ट्रिजेस हमें मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए हुए हैं और उसके बाद जो है हमने एक बुलेट प्रूफ व्हीकल रिकवर किया है एक गैंगस्टर के यहाँ से और कैश लगभग 46.60 लाख्स, गोल्ड अराउंड 1.36 kg, सिल्वर अराउंड 14.60 kg रिकवर किया है और बहुत सारे लगभग 20 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ था 65 DP एक्ट में। उनकी पूछताछ हम अभी कर रहे हैं। पिस्टल है, कैश है,
और यहाँ पर गहने हैं, गहनों में सोने की चप्पलें भी हैं जो कि अपराधियों के यहाँ से बरामद हुई हैं। और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कॉर्पियो कार है जो कि शक्ति हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से ही ये स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है और ये जानकारी मिली है पुलिस से कि शक्ति जो है गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। और ये पीछे जो स्कॉर्पियो है ये इनके ही घर से बरामद हुई है। साथ ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध काला जेठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगमान उर्फ नंदू और नेट्टू डाबोदा जैसे कुख्यात गिरोहों से बताए जा रहे हैं। नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गैंग के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और संपत्ति है जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में होता है। नीरज बवाना इस समय हत्या के मामले में साल 2015 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में ऑपरेशन गैंगस्टर के तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन में है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में भी पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान गुड्डू के रूप में हुई है जो पहले से एक रेप केस में वांटेड था। दिल्ली का शालीमार बाग आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की दिल्ली पुलिस की मुहिम उस वक्त रंग लाई जब शालीमार बाग इलाके में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुड्डू नाम के कुख्यात गैंगस्टर की है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक मुठभेड़ में इसे पकड़ा है। गुड्डू शालीमार बाग बलात्कार मामले में वांटेड था। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि कौन है गुड्डू। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, शालीमार बाग रेप केस में वांटेड है। कई गंभीर मामले पहले से इस पर दर्ज है। रेप, हत्या, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश भी इसने की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा है। अपराधी शातिर गुड्डू लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। वो पहले से एक हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर था। ये मामला अगस्त 2025 में शालीमार बाग थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस को टिप मिली थी कि वो शालीमार बाग इलाके में घूम रहा है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल सत्य नरेंद्र को गुड्डू के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई और ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति सीए ब्लॉक की झुग्गियों से बाहर आता दिखाई दिया। पुलिस के मुखबिर ने बताया कि यही गुड्डू है। इसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गुड्डू भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे चेतावनी भी दी, लेकिन भागने के दौरान गुड्डू ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक गुड्डू ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। गुड्डू ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। इसमें वो बाल बाल बच गए। गुड्डू को फिर से सरेंडर करने के लिए कहा गया। हालांकि उसने फिर से अपने पिस्तौल लोड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगते ही गुड्डू गिर गया और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। घायल गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच में जुट गई। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गुड्डू अकेले अपराध को अंजाम दे रहा था या फिर उसके साथ दूसरे अपराधी भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है और गुड्डू का पकड़ा जाना भी इसी कार्रवाई का नतीजा है। फिलहाल गुड्डू से पूछताछ जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किस तरह से कुदरत की मार पहाड़ी राज्यों पर अब भी पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कहीं बादल फटने से सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कई घर जमींदोज हो गए हैं, पुल टूट चुके हैं, नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जाते जाते मॉनसून अपनी आफत बरसा रहा है। जरा तबाही का ये मंजर देखिए, कैसे पूरा इलाका पहाड़ी से आए मलबे से पटा पड़ा है। हर तरफ मिट्टी के ढेर और पत्थरों का अंबार नजर आ रहा है।
अब जरा ये तस्वीर भी देखिए, सैलाबी धार जानलेवा रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साथ में पहाड़ से सैलाब के साथ आ रहे पत्थर डरा रहे हैं। ये तस्वीरें किन्नौर के थाच गांव की हैं, जहां बादल फटा और फिर सैलाब ने सुनामी ला दी। थाच में देर रात बादलों के कहर ने इंसानी वजूद को खतरे में ला दिया। कई मकानों को नुकसान पहुंचा तो कई घर जमींदोज हो गए। सैलाबी तबाही में खेत और बागीचों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद रावी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में बकानी पुल को बड़ा नुकसान हुआ है। पुल की हालत इतनी खराब हो गई है कि उस पर चलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। बावजूद इसके रोजमर्रा की मजबूरी में ग्रामीण और स्कूली बच्चे इस पुल को पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरह लोग टूटी हुई लकड़ियों और लोहे की पट्टियों को पकड़कर किसी तरह नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने हालात का जायजा लिया है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ग्रामीण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस टूटी फूटी पुलिया से गुजरते रहेंगे। शिमला के पास नेशनल हाईवे 5 को भूस्खलन के बाद पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। भूस्खलन के बाद खतरे में आई आसपास की इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक शिमला में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, यानी शिमला में तबाही से दहशत का ये दौर अभी जारी रहने वाला है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश से तबाही जारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जहां कालसा चक्राता मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ से मलबा गिरा और देखते देखते सड़क पूरी तरह बंद हो गई। भारी बारिश के बीच हुए इस भूस्खलन की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बाढ़ बारिश से तबाही के बीच उत्तराखंड के चमोली से हौसले की ये तस्वीर राहत देने वाली है। चमोली के नंदानगर में भीषण आपदा के बाद 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। कुंवर सिंह नाम के इस युवक का आधा शरीर मलबे में दबा हुआ था। आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने वो कर दिखाया जिसने सबके चेहरे पर खुशी की लहर ला दी। और आइए अब बात हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद में बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। वहीं यूपी के अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां सरयू नदी उफान पर है। देखिए, ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से शहर जूझ रहा है। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। इन गलियों को देखिए, घरों के आगे हर जगह पानी ही पानी है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। 3-4 दिन हो गया है, ये बढ़ते जाता। साफ करने वाले कोई भी नहीं आते। ड्रेनेज को कंप्लीट करे तो भी नहीं आते वो लोग। क्या करना हमको समझ के बाहर है। कुछ भी नहीं। ऑलरेडी हम लोग 3-4 बार कंप्लेंट दे दिए, अभी तक इशू भी नहीं करे वो लोग। अब आपको अयोध्या का हाल दिखाते हैं। यहाँ सरयू नदी उफान पर है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से ऐसे हालात हुए। फिलहाल सरयू नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगर और बारिश होती है तो जलस्तर और भी बढ़ेगा, जो खतरनाक हालात पैदा कर सकता है। वर्तमान में सरयू का जलस्तर 92.870 है, जो कि डेंजर लेवल से 14 सेंटीमीटर ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। बचाव टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हर घंटे पानी के स्तर को देखा जा रहा है। लोगों को आगाह करने के लिए किनारों पर घूमकर टीमें अपना काम कर रही हैं। आसपास के कुछ इलाकों को खाली करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिनों में बहराइच के कैसरगंज और महसी तहसील के कई गांवों में भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
20 दिन 11 हमले, 2 मासूमों की मौत। फिर फैली भेड़िए की दहशत। आदमखोर जानवर का आतंक। ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी। यूपी के बहराइच में 1 साल पहले भेड़िए का आतंक फैला था। और अब फिर लोगों में भेड़िए को लेकर डर का माहौल है। पिछले 20 दिनों की बात करें तो 11 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि हमला करने वाला ये जानवर भेड़िया है, लेकिन वन अधिकारी अभी तक जानवर की पहचान नहीं कर पाए हैं। हमने उठे और देखा तो इसी जंगल में लेकर कूद गया, पीछे पीछे वहाँ तक दौड़े गए, हमको नहीं मिला। फिर सिवा अभी ढूंढा है, तब पहले कपड़ा के मिले हैं, उसके बाद में खाली इतना मूड का टुकड़ा मिला है, वह चबावा हुआ, बाकी कुछ छोड़बे नहीं किसी को लिखा ली से। और अत्ते मांस के लंदका पड़े हैं। वन विभाग की टीम वहाँ गई है, फोटो वोटो ली से, तब वहाँ से आए हैं। लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो वन्य जीव जो है बड़ा था, उसकी पूंछ लंबी थी, तो इसमें जो है तेंदुए के होने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि जो है लगातार गन्ने और धान के खेत हैं घरों के पास तक, तो इसमें भेड़िया या तेंदुए के विचरण करने और होने की संभावना बनी रहती है। वन विभाग आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिशों में जुटा हुआ है। आदमखोर अब तक पकड़ से बाहर है। प्रभावित क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांट दिया गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं। रात में गांव वाले इलाके में गश्त दे रहे हैं। इस जानवर के आतंक से लोगों में दहशत फैल चुकी है। अगर हमलों की बात करें तो 20 दिन में भेड़ियों के 11 हमले हो चुके हैं। 2 बच्चियों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं। बहराइच के दर्जनों गांव में ये हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल भी इसी तरह भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था और बीते साल के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सरकार ने चलाया ऑपरेशन वुल्फ। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद करके रखें। सभी के लिए ये जो है हम लोग अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को घरों में रखें। शाम को अगर निकलना भी रहे, वृद्ध लोग, बच्चे या फिर वयस्क भी हैं तो अकेले बाहर नहीं जाएं। लाठी डंडा टार्च साथ में रखें और ग्रुप में चलें। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव वाले खुद लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहराइच के जिन गांवों में भेड़िए की दहशत है, वहां ग्राम प्रधानों ने साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ग्राउंड पर पहुंचे, उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बहराइच में अलग अलग गांवों में जिस तरह से जंगली जानवरों की दिक्कत है, उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कवायद की है। कुछ ऐसा ही हुआ भौरी गांव में भी। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको जरा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल? ये 3 बार। अच्छा, कब कब? एक सुबह, एक सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, मतलब सुबह 2-3 घंटे घुमा देते हैं, फिर दोपहर में, फिर रात 8 बजे निकालते हैं, फिर 2-3 घंटे रात में घुमा देते हैं। अच्छा। हाँ। तो लोगों को जागरूक करने के लिए तो असर पड़ रहा है लोगों का, कुछ मान रहे हैं लोग? हाँ। प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं?
ये प्रधान जी आपने करवाया है? जी जी हमने करवाया क्या है ये मतलब कवायद इसमें? ये ऑडियो वगैरह कौन बनवा के भेजता है? अब ऑडियो जो है अब वहाँ से आया था तो हमारे तो मंत्री जी ने नहीं वन विभाग से नहीं, हाँ गाँव पंचायत से आया था वीडियो साहब द्वारा। हाँ तो उसी रोज वीडियो साहब ने ऑडियो आपको भेज दिया और कहा कि ये सब व्यवस्था करवाइए। कितने दिन से सब चल रहा है? बस तो 8 तारीख से 8 तारीख से जी। मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो जंगली जानवरों का डर है, तो क्या करेंगे जी? तो जनस्थ सूचना है तो अब डॉक्टर लोग हैं छोटे छोटे यहाँ पर लोग है, क्लिनिक है। अच्छा खबर मिलती है तो हम लोग जो है अब से अगर बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो फिर इकट्ठा करेंगे लोगों को? हाँ हाँ इकट्ठा करेंगे, गांव में है जो है अब साधन है, गाड़ियाँ हैं। जी 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 तो स्कूल जा रहे हो बच्चों? हाँ। भेड़िया आया है? हाँ। डर लगता है? हाँ। हाँ। डर लगता है? स्कूल जाने में डर लगता है? नहीं लग रहा है। तो भेड़िया कितने दिन से यहाँ घूम रहा है? 10-12 दिन से यहाँ पे। रात में मम्मी लोग निकलने देती हैं घर से? नहीं। क्या कहती हैं? और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बरेली पुलिस ने रेकी करने वाले 5वें अपराधी का एनकाउंटर किया है। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है। राजस्थान का रहने वाला 19 साल का रामनिवास उर्फ दीपू मुठभेड़ में घायल, उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दीपू के पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, और क्या डिटेल इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, दिशा पाटनी मामले में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे और 2 को गिरफ्तार किया गया था। जो 2 गिरफ्तार हुए थे वो जुवेनाइल थे, 18 साल से कम उम्र थी। और ये जो अभी एक एनकाउंटर में अरेस्टिंग हुई है, ये रामनिवास के नाम पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। 19 साल उम्र थी, राजस्थान के ब्यावर का रहने वाला था और बरेली पुलिस को जानकारी मिली कि ये बरेली में ही मौजूद है। इसको पकड़ने की कोशिश हुई और इसके पास से हथियार बरामद हुए। 315 बोर की बंदूक भी है इसके साथ और अलग अलग कारतूस भी बरामद हुआ है। तो इसको जब पकड़ने की कोशिश हुई, इसने पुलिस पर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान जब काउंटर फायर हुआ तो इस काउंटर फायर में इसको अरेस्ट किया गया। यानी कि जो अभी तक यूपी पुलिस और एसटीएफ ने बताया था कि इस मामले में 5 आरोपी हैं, अब 5 के 5 या तो मारे जा चुके हैं या फिर गिरफ्तार हैं। 2 की मौत हो गई थी एनकाउंटर में और 3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। जो मारे गए थे उनकी पहचान रविंद्र और अरुण के तौर पे हुई है। ये गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था और जो 2 थे वो जुवेनाइल हैं, इसलिए उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी अरेस्ट हुए। इसके बाद 5वां जो आरोपी था, इस पर भी आरोप था कि ये रैकी करने के लिए उनका साथ दे रहा था और ये भी एक बैकअप के तौर पे था। जब 2 आरोपी फायरिंग कर रहे थे तो बैकअप देने के लिए 3 लोग उनके साथ थे और ये भी उनमें से एक था। तो अब इसको भी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान रामनिवास के तौर पर हुई है, मात्र 19 साल उम्र है। तो ये जो मामला है, इस मामले में गोल्डी बरार और रोहित गोतारा का नाम आया था। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये फायरिंग उन्होंने कराई है और उनके साथ अब जो उनके गैंग है वो एक तरह से अब गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है। जी, शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में आईफोन की सेल शुरू होते ही एप्पल स्टोर पर देर रात से ही खरीदारों की भारी भीड़ जमा हो गई। आपको दिखाते हैं मुंबई में आईफोन 17 को लेकर खरीदारों में कैसा क्रेज है। देश में आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और मुंबई में भी आईफोन 17 को लेने के लिए होड़ मची हुई थी। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए 3 आईफोन खरीदे। के लिए भी लिया हूँ और मेरे लिए भी यूज़ करने के लिए लिया। कितने आईफोन लिए हैं आपने, वो बताएं। मैंने 3 यूनिट्स लिया हूँ। क्या क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको आईफोन की ओर खींचता है और इस बार शायद कलर वलर जो है वो थोड़ा अलग है। इस बार मुझे एक्साइटेड इसलिए था मैं ये चीज़ के लिए क्योंकि इस बार एप्पल ने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है और इसमें A19 Pro की बायोनिक चिप डाला है जो कि प्रोसेसर बहुत फास्ट है, अल्ट्रा गेमिंग वाइब्स देता है और सोशल मीडिया वाइज भी बहुत बेटर एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड होगा। अब कितनी देर से खड़े हुए थे आप यहाँ पर? कल रात 3 बजे से खड़ा हुआ था ये लाइन में। 3 बजे से खड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक कस्टमर थे जिनका कहना है कि वो पिछले कई साल से आईफोन यूज़ कर रहे हैं। कल रात 3 बजे से वो यहाँ पर रुके हुए थे और उन्होंने आईफोन लिए हैं अपने और अपने परिवार के लिए। आईफोन 17 की बिक्री जो है वो पूरे देश में शुरू हो गई है और ऐसे ही लोग जो है भारी संख्या में आईफोन एप्पल स्टोर पहुँच रहे हैं और अपना आईफोन खरीद रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।
तो आईफोन 17 को लेकर दुनिया में दीवानगी नजर आ रही है। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एप्पल स्टोर में भी मुंबई जैसी ही खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आज एप्पल सीरीज का नया फ़ोन आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के साकेत में है, सिलेक्ट सिटी वॉक में, जहां पर फिलहाल कुछ लोग हैं जो लगातार यहां से खरीदारी करके निकल रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? पवन। मैं आपका नाम? निहारिका। निहारिका जी, आप लोगों ने एक फ़ोन लिया है, कौन सा फ़ोन लिया है और क्या खासियत आपको उसकी लग रही है इस पर? 17 प्रो मैक्स लिया मैंने। प्रो मैक्स लिया। हाँ जी। कितनी कॉस्टिंग इसकी लगी? इसकी पड़ी 164। तो 1,64,000 आप कह रहे हैं। कैसा आपको फ़ोन लगा इस बार? कलर कौन सा लिया आपने? मैंने ब्लू कलर लिया और बहुत अच्छा लगा फ़ोन। कैमरास बहुत अच्छे हैं इसके। मतलब पिछले फ़ोन के मुकाबले अगर मैं बात करूं 16 प्रो के हिसाब से, तो कुछ क्या बदलाव आप देखेंगे जो अधिकतर आपको पसंद आया? अभी ट्राई नहीं किया, अभी तो लिया, ये ट्राई करने। कोई भी सुनने में आ रहा है कि बैटरी चेंज हो गई है, स्टाइल है। स्टाइल है, बहुत स्लीक लग रहा है। एक नया कलर मार्केट में आया है, कॉस्मिक ऑरेंज, वो आपको कैसा लगा? नहीं, वो अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। मैंने ब्लू कलर लिया। ब्लू कलर आप खुश महसूस कर रहे हैं? हाँ, खुश बहुत। कब से इंतजार कर रहे थे आप? मैं समझ लो हफ्ते से 1 वीक से पहले बुक कर दिया था, तो आज जाके मिला। और आप कब तक आ गए थे यहाँ पर? मैं आ गया था हाफ एन आवर पहले आया था, 9 बजे तक। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल उत्साह ज़रूर है लोगों में, लोग लगातार यहाँ पर आना जारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आईफोन 17 का नया कलर है कॉस्मिक ऑरेंज, उसको लेकर के कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक बदलाव ज़रूर है, बैटरी का जो बदलाव है, यानी कि अब बैटरी जो फ़ोन की आईफोन की लोग कहते थे कि जल्दी चली जाती है, ये लंबे समय तक रहेगी। साथ ही साथ बॉडी में बदलाव हुआ है, कलर में बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के यहाँ पर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तो आईफोन 17 के नए फीचर्स को लोग पसंद कर रहे हैं और इसका क्रेज लोगों पर देखते ही बन रहा है। और NTV युवा का मंच फिर सज रहा है। इस बार जो इसने जेन ज़ी है, उनकी ही बात होगी और अंदाज भी उन्हीं का होगा। अलग अलग क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुकी हस्तियां 20 सितंबर को इस मंच पर जुटेंगी, देखना ना भूलें। वो जो सपने देखते हैं, वो जो कुछ बदलने की जिद ठानते हैं, वो जिनका पैशन है इनोवेशन। एक ऐसा मंच जहां भविष्य की मुलाकात होगी वर्तमान के साथ। एक ऐसा मंच जहां भविष्य की आवाज को मिलेगा प्लेटफॉर्म। All of NDTV युवा, it is back. NDTV युवा लौट रहा है एक और धमाकेदार एडिशन के साथ। NDTV युवा के मंच पर जुटेंगे राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज। स्मृति ईरानी, KT रामाराव, सुप्रिया सुले और मिलिंद देवड़ा रखेंगे भारत की युवा राजनीति पर अपनी बात। राजनीति के अलावा युवा आइकॉन बताएंगे क्रिएटिव सक्सेस के राज। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती NDTV युवा के मंच से शेयर करेंगी अपने नेक्स्ट चैप्टर की कहानी। साथ ही अपने शानदार म्यूजिक से समा बांधेंगे गायक अरमान मलिक। तो तैयार हो जाइए, NDTV युवा के मंच पर खुलेंगे असीमित संभावनाओं के रास्ते। NDTV युवा 2025 मुंबई चैप्टर, देखना ना भूलिए 20 सितंबर सुबह 11 बजे से। तो NDTV युवा कल सुबह 11 बजे से देखना ना भूलें। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।